जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा विषय जो आम तौर पे ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। यूपी स्पेशल तो ही है और यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, प्लस एसएससी से संबंधित जो जीडी रहा है ना। यानी कि हिंदी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और हिंदी के उस पोर्शन पर चर्चा करेंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डीप उठाए जाते हैं, यहीं से उठाए जाते हैं, ठीक ना। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का जो मुख्य तथ्य है वहाँ से समझ रहे हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बस फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, समास, संधि है ना, और छंद, अलंकार, समझ रहे हैं, तत्सम, तद्भव, ये सब चीज़ें हम पढ़ के खुश हो जाते हैं, चलो हिंदी सब हो गई। लेकिन 50% हिंदी जो है पहले चैप्टर में है। और ये जो बुक है, सबके पास ये बुक है। इस बुक को ही मैं सीधा इसमें ले आया हूँ। तो लुसेंट की बुक है, लुसेंट की बुक सबके पास होती है, लेकिन ये जो शुरुआत का पोर्शन है उसको ठीक से कोई पढ़ता उड़ता है नहीं, समझ रहे ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिस तरीके से डीप है। और ये हिंदी नहीं, हिंदी तो बस एक हिंदी तो पढ़ेंगे आप, इसके साथ साथ आपको जीएस पूरा कवर हो जाएगा। जीएस का मतलब किसने कौन सा वक्तव्य दिया, कथन, पॉलिटिकल तरीके से, हिस्टोरिकल तरीके से, सभी तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, समझ रहे ना। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 2-3 दिन में इसको हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो अब इसको ध्यानपूर्वक देखना शुरू करिए। करना यह है कि 1 से 2 बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। किताब तो है, ये पढ़ते ही कहाँ है, तो चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहिए। तो हम सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास से देखते हैं। क्वेश्चन हर जगह से उठा लिया जाएगा, समझ रहे ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया, है ना। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती। बोलियां अलग होती हैं, भाषाएं अलग होती हैं। भाषाएं वो होंगी जो आमतौर पे उस देश या जहाँ जहाँ पे वो बोली जाती हैं वहाँ पे सूचीबद्ध किया गया हो। जैसे हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं, हाँ 22 भाषाएं, बोलियाँ बहुत सारी हैं। तो मतलब हमारे संविधान में जो सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आकृति के अनुसार, ठीक है ना, आकृति के अनुसार या आकृति या रूप के अनुसार हिंदी क्या है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपीय, भारूपीय का मतलब देखिए भारतीय प्लस यूरोपीय, है ना, इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन, ये जितने हैं सारे क्वेश्चन एकदम से रिपीट होते हैं, बार बार पूछे गए हैं, समझ रहे ना। बाद में हम लोग क्यूज भी देखेंगे इसका। भारत में जो भाषा परिवार है, भारूपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, है ना, चीनी, तिब्बती, ये 4 मुख्यतया हैं। प्रतिशत में देखें तो सबसे ज़्यादा भारूपीय का रहता है। अभी देखिए इसमें हम लोग नीचे प्रतिशत आपको देख रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा परिवार। अब इसमें कई बार परसेंटेज भी पूछ लेता है, तो सबसे कम जो है चीनी तिब्बती 0.7%, 73% तो यही है भारूपीय, है ना। तो 73% भारूपीय होगा। द्रविड़ जो है, द्रविड़ के बाद आस्ट्रिक होता है, तो द्रविड़ 25% और आस्ट्रिक 1.3%। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें, याद करने में याद ही रहता है। भारूपीय 73%, उसके बाद क्या हो जाएगा, द्रविड़ जो 25% है, आस्ट्रिक हो जाएगा 1.7। अब ध्यान रखना है कि हमें 7 जो है, 7 और 13 मतलब 2, हाँ कुल मिलाकर 2% कवर करना है। तो चीनी तिब्बती को याद रखिए 0.7%, तो बचा हुआ 1.3% कौन सा हो जाएगा, आस्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि आपको याद हो सके, है ना। मैं मल्टीपल जो है रिपीट करके भी बोल सकता हूँ, तो जिससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं, 1-2 बार वीडियोस देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। हिंदी ये ठीक है, नहीं ठीक है, यही लाते हैं थोड़ा हिंदी भारूपी यानी कि भारत धन यूरोपी के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य की एक, है ना, उपशाखा की एक
भाषा है। ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है यहाँ टफ लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न उठाता है। जैसे ऐसे प्रश्न जो उठाएगा वो ग्रेजुएट लेवल का, मतलब जैसे मान लीजिए एसआई देना है, पीसीएस से संबंधित जो ऊपर के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस यहाँ से उठाएगा, है ना। यूपीपी का दे रहे हैं जो आमतौर पे वनडे एग्जाम दे रहे थे, यहीं से कहीं से उठा लेगा, ऐसा नहीं उसमें भी उठाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कि ये कहेगा कि बताइए जो उपशाखा है वो कहाँ की है, तो भारतीय आर्य, है ना। देखिए हिंदी भारोपी यानी कि भारत और यूरोपी के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा का ही क्या है, एक भाषा है, समझ रहे ना। तो भारतीय आर्य, है ना, आर्यन। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है, और ये जो काल है ना, ये हिस्ट्री में भी यही सेम टू सेम विभाजित किया जाता है, वैदिक काल हम कहते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहले प्राचीन भारतीय, तो 1500 ईसा पूर्व से, जिसे हम वैदिक संस्कृति भी कहते हैं, और 500 ईसा पूर्व तक, तो वैदिक से लौकिक तक, है ना, वैदिक से लौकिक संस्कृति तक आता है कौन सा, प्राचीन, जिसे हम आर्य भाषा कहते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, है ना, मतलब वो रखा है, तो हाँ प्रारंभिक या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो ये कहाँ से, हमारा जो वैदिक काल है वो भी चलता है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, हालांकि हम उसमें मध्य में भी देखते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो 1000 से फिर 700 फिर 500 तक का कई बार उसमें भी डिफर रहता है। तो फिलहाल ये हिंदी के तहत है। तो मध्यकालीन भारत, तो 500 ईसा पूर्व चल रहा अभी, ईसा पूर्व यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी इसी समय में हम देखते हैं गौतम बुद्ध को देखते हैं, जैन धर्म में महावीर स्वामी जी को देखते हैं, इसी समय पूरा मगध साम्राज्य फला फूला, तो उसी समय तो भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश मतलब जो थोड़ा सा मैनिपुलेट होता जाए, यानी कि थोड़ा सा उसमें विकृत उत्पन्न होता जाए, है ना। विकार उत्पन्न होना मतलब होता है शब्द बदलना, है ना। विकार का मतलब बेकार नहीं, विकार, है ना। कई बार हाँ हम जो विकार उत्पन्न होता है कई बार संधियों में, तो ये जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये जो रहा टाइम ड्यूरेशन, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, चूंकि आर्य भाषा को ही हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले प्राचीन जो 1500 से 500 ईसा पूर्व है ना, और इसमें वैदिक और लौकिक दोनों संस्कृत ही रहे हैं भाषाओं में, ध्यान रखेंगे, लौकिक। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा जो रही है वो कहाँ से, 500 से 1000 ईस्वी तक, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और उसमें जो भाषा विकास हुए वो हुआ प्राकृत, हालांकि पहले पाली फिर प्राकृत, उसके उपरांत अपभ्रंश, और बाद में अंततः आधुनिक जब भारत में आएंगे। ये ध्यान से सुनते रहिए, याद हो जाएगा, और याद हो गया ना तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, समझिए। वो संधि समास और बाकी चीज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर सब लोगों को याद ही हो जाता है, 1-2 बार देखेंगे हो जाता है, कवर कराने के बाद ये जो चीज़ें हैं स्किप कर जाती हैं। और ये आधुनिक अभी तक चल रहा है, और चल अभी भी क्या रहा है, आर्य भाषा है ना, क्योंकि ये उपभाषा से संबंधित है। तो 1000 ईस्वी से अभी तक चल रहा है, और इसी में हिंदी और हिंदीतर, है ना, हिंदीतर मतलब हिंदी से बाद वाली जो भाषाएं रहीं, जैसे भाषाओं में देखेंगे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये जो है ना ये सब देवनागरी वाली ही है, समझ रहे हैं। सिंधी तो है, कुछ हिंदी ही होता है ना, वो उसी से जन्मा है, उसी से पनपा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अब बदली हैं। इन सब का जो कोर रहेगा, यानी कि जननी रहेगी भाषा, वो संस्कृत ही रहेगी। तो उत्तरोत्तर हम बढ़ते जा रहे हैं, और अंततः हम यहाँ आ पहुँचे हैं। अब आगे और भी कुछ हो सकता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखेंगे। वैसे एक चीज़ जो जीएस में पूछ लेता है कि पाली भाषा में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किए थे या उपयोग किया था पाली भाषाओं में, हाँ किसने, तो गौतम बुद्ध जी की जितनी भी उपदेश और बाकी चीज़ें रहीं, हाँ उनकी पुस्तकें, पिटक जो भी हैं, त्रिपिटक सभी पाली भाषा में, और प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी का, है ना, जो 24वें तीर्थंकर थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। और इनको ध्यान रखना है, बांग्ला, उड़ीसा, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, ये पूछ लेता है कई बार कि ये इस किस भाषा परिवार की हैं, हिंदी भाषा परिवार की हैं। हाँ
अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को अन्य नाम से हम क्या जानते हैं, तो वैदिक छांदस कह देते हैं। उसमें देखिए जो उसके प्रणेता रहे यास्क, पाणिनि, इन लोगों ने 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक इसको जो है कहीं न कहीं हाँ इसको आगे बढ़ाया संस्कृत। अब चूँकि उस समय संस्कृत आज भी जो है हिमाचल प्रदेश में आर्य कुछ रहते हैं, कुछ एक गांव है, मैं भारत एक खोज करके एक आता है, तो उसमें जो है मैं देखा था एक ही गांव है वहाँ आज भी जो एकदम संस्कृत बोली जाती है, ध्यान नहीं गांव का नाम। तो वैदिक छांदस कहते हैं, यास पाणिनि ने इसमें जो है अपना योगदान दिया। लौकिक संस्कृत भाषा जैसे पाणिनि द्वारा ये दिया गया 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में, है ना, नाम दिए थे। मध्यकालीन क्या है, भारतीय आर्य भाषा है ना, तो इसका जो है नामकरण जो रहा प्रथम प्राकृत काल, जिसे हम पाली कहते हैं, चूँकि पाली के बाद ही प्राकृत आता है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब इसका जो है मध्यकालीन में हम कितने भाषाओं को देखे थे, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। तो इसको हम लोग उपनाम में देखें तो प्रथम प्राकृत काल भी कह सकते हैं पाली को, समझ पा रहे ना। अब ये जो है 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक है, वो कुछ भी लिखा हो। और कहाँ थे, हाँ, भारत की प्रथम देश भाषा, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी में है ना। मुझे लगा मैं अतिरिक्त बता रहा हूँ, सब दिया ही है कई बार लगता है चलो मैं अतिरिक्त बता रहा हूँ। फिर द्वितीय प्राकृत काल, तो प्राकृत ही है उसमें, है ना। यहाँ से आगे अब भगवान महावीर के सारे उपदेश इसी में 500 ईसा पूर्व तक, है ना, हाँ सॉरी ईस्वी तक, 1 ईस्वी से, है ना, 500 ईस्वी तक शुरू हो जाएगा, तो इसमें उपदेश दिया गया है। और तृतीय प्राकृत काल को ही अपभ्रंश कहा जाता है। अब अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आएगा। अभी हम भाषा का देखेंगे किस तरीके से विस्तार हुआ। क्वेश्चन अब यहाँ से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कि बताइए द्वितीय प्राकृत काल क्या है, तो खुद प्राकृत है। प्रथम प्राकृत काल पाली, है ना। तृतीय प्राकृत काल क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक, अवहट्ट आगे चला 900 से 1100 ईस्वी तक, और इसे संक्रमणकालीन यानी कि संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है ना। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय में आ चुके हैं, तो हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी भी 3 भागों में डिवाइड है, मतलब समय के अनुसार, है ना। प्राचीन हिंदी भैया 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, उसके उपरांत मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी तक 1850 ईस्वी तक, और सबसे हाँ अब जो चल रहा है 1850 से अब तक, यह है आधुनिक हिंदी। क्वेश्चन ये पूछ लेगा ना, आधुनिक हिंदी कब से चल रही है, या मध्यकालीन हिंदी, तो 1400 से 1850 तक याद रखेंगे। अब डेटा याद रखने में बहुत कठिनाई नहीं होगा। 1100 1400, है ना, 300 साल तक प्राचीन हिंदी, समझ रहे हैं। उसके उपरांत हाँ उसके 350, 300 वो 350, अच्छा हाँ 448 है ना। फिर 450 मध्यकालीन चलेगा, 1400 से 1850 मध्य। आधुनिक काल जो है अब चल ही रहा है, अभी तो हम लोग चलता ही जा रहा है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा सभी एग्जाम में, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो कोई मतलब नहीं, पूछा जरूर है ना। और इस बार के भी यूपीपी के एग्जाम में जो भी आएंगे पूछेगा जरूर। वो अलग बात है कि आपके सेट में आया कि नहीं, हाँ आएगा ज़रूर। तो बता तो रहा हूँ, ये हिंदी तो एक विषय है, हिंदी के बहाने आप पूरा जीएस कवर कर रहे हैं, समझ रहे ना। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, हम लोग पढ़ के आए हैं अभी ऊपर, है ना। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है, और सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है, ठीक है ना। अपभ्रंश से फिर हम हिंदी में कह लेते हैं, हालांकि उसको भी डिवाइड किया गया है। तो एक तरीके से अगर इसका सीरीज देखेंगे तो सामान्यतः संस्कृत से शुरू करेगा, फिर पाली, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं हिंदी का विकास क्रम देख लीजिए, तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश तो हम जानते हैं प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके उपरांत अवहट्ट, है ना। अवहट्ट का देखिए 900 से 1100 था, और 1100 से तुरंत हिंदी शुरू हो गई, लेकिन प्राचीन वाली।
तो उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, तो वो अब प्रारंभिक हिंदी के बाद मध्य हिंदी है ना, तो वही फिर आधुनिक हिंदी। समझ रहे हैं, ये क्रम पूछा जाता है बहुत बार, ये क्रम पूछा जाता है बड़े एग्जाम में भी, संस्कृत और पाली। समझ रहे ना। और आसान तरीके से याद कैसे करना है, अगर आपको वैसे डाउट नहीं रहेगा, इसमें क्या डाउट है, संस्कृत तो पहला होता ही होता है, हम जानते ही हैं। फिर उसके बाद पाली, अब पाली में अगर प्राकृत पाली में डाउट है तो समझ लो छोटा सा नाम है। या अगर गौतम बुद्ध को आप ध्यान देंगे तो गौतम बुद्ध कम से कम, महावीर स्वामी, हाँ उनसे जो है कहीं ना कहीं, महावीर स्वामी उसमें और प्राकृत में गौतम बुद्ध। हाँ अपभ्रंश अवहट्ट प्राचीन, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर उसके उपरांत आधुनिक। तो ये आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। बहुत बढ़िया डेटा एकदम से एक साथ दे रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा अपभ्रंश हम देखते हैं। हम अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक हुआ है ना। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी यानी कि स्वयंभू जो कवि रहे है ना से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। तो अपभ्रंश में स्वयंभू का नाम आता है, ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश, अप धन भ्रंश धन घ है ना, शब्द का यों तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है ना। सिर्फ ये पूछ लेगा कि अपभ्रंश का अर्थ क्या है या उसका संधि विच्छेद क्या होगा। हाँ सामान्यतः उसका मतलब होता है, अपभ्रंश का मतलब बिखर जाना, टूट जाना है ना, अंत हो जाना, पतन हो जाना। लेकिन यह साहित्य से अभिष्ट है, साहित्य से संबंधित है, तो यह प्राकृत भाषा से विकसित हुआ है। उससे मतलब प्राकृत भाषा बिखरी है, फिर जाके अपभ्रंश बना, टूटा बिखरा, उसके बाद फिर चीज़ें बढ़ती चली गई है ना। अवहट्ट हुआ, उसके बाद हिंदी बन गया है ना। चीज़ें ध्यान देते जाएंगे, जहाँ पे मैं स्टार बनाता जाऊँ वो ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रमुख रचनाकार किसके, अपभ्रंश के, पहले भी मैं बोला था तो स्वयंभू है ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ना। जिसमें हिंदी नहीं पूछी जाती उसमें भी कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। हाँ इनका जो पुस्तक रही पाउंचार्यु है ना, अर्थात राम काव्य, अपभ्रंश में जब उन्होंने लिखा तो हाँ क्या था, पाउंचार्यु, ये भी याद रखना है। धनपाल भी रहे, इन्हें भविष्यत कहा, ठीक है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य रहा भविष्यत कहा, ठीक है। उसके बाद पुष्पदंत रहे, इनके बाद सबसे ज़्यादा आपको स्वयंभू को याद रखना है, उसके बाद इनको याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना है। महापुराण जो जय सहरचर्यु इसे कहा गया है ना। उसके बाद सरहपा, कढ़पा आदि सिद्धों की रचनाएं, जिसे हम चर्या पद कहते हैं, दोहा कोशी कहते हैं, इन सब ने अपभ्रंश में काम किया। वाल्मीकि को याद रखना है, कौन से वाले वाल्मीकि, अपभ्रंश के है ना, अपभ्रंश के वाल्मीकि, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ है। अपभ्रंश को हम लोग देखिए इन इतने भागों में तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, द्राचड़, द्राचड़ कई बार लिखा होता है और कई बार ब्राचड़ लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्री, ये ध्यान रखना है कि इनके जो भाषाएं हैं कितनी कितने, शौरसैनी कितने में टूटा है ये पूछ लेता है, ठीक है। तो अपभ्रंश के 6 भेद में आपको सबको याद रखना है। शौरसैनी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। शौरसैनी में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी अभी हम लोग बाद में देखेंगे बोलियां कैसे लोग बोल रहे हैं, भाषाएं एग्जाम्पल के रूप में। फिर राजस्थानी है तो वो शौरसैनी का ही भाग, फिर गुजराती, उसके बाद हम बात करेंगे मागधी, अर्धमागधी। चूँकि मागधी जो होता है, मागधी जो शब्द है, मगध जो रहा वो बिहार में रहा, पता है ना। तो हाँ उससे हाँ टूटा हुआ जो भाग रहेगा अर्धमागधी, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी हिंदी है ना। हाँ बिहार है, यूपी है, इन क्षेत्रों में ही बेल्ट में टूटा हुआ है बड़ा।
हालांकि अभी इसमें हम लोग कौन से क्षेत्र में बोली जाती है ये भी पढ़ेंगे। फिर मागधी, मागधी में जो मागधी भाषाएं हैं बिहारी, उड़िया, और ध्यान से देखिए मागधी में उड़िया भी आता है, बांग्ला, और उसके बाद असमिया। फिर खस में सिर्फ याद रखना है पहाड़ी, खस में पहाड़ी सौर सैनी से प्रभावित हुआ है हालांकि, लेकिन है क्या, खस पहाड़ी। ठीक है। अब फिर से अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी याद रहेगा, फिर मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है, मतलब मगध वाले के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं बस उनको याद रख लेना। याद करने का तरीका बस यही चीज़ें होती हैं, समझ रहे ना। जैसे रुकिए, अच्छा अब इसमें क्या लाऊं, यही वो तो निकलेगा भी नहीं मैप अभी निकाल लाता। हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मगध है, मगध जब जहाँ था, मगध उस समय का, तो उस समय जो आसपास में जो क्षेत्र थे, हाँ वही है इस भाषा में। तो बिहार था ही, उड़ीसा भी था, बांग्लादेश भी था, मतलब पश्चिम बंगाल अपना, उसके बाद असम भी था। याद रहेगा ना, मैप में देख लीजिएगा। वैसे अब मैं वापस जाना चाह नहीं रहा हूँ अभी। खस में पहाड़ी जो सौर सैनी से प्रभावित है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सौर सैनी से प्रभावित है, तो हाँ खस या पहाड़ी करके विकल्प दे देगा। उसके बाद ब्राह्मण जो है इसमें सिर्फ पंजाबी, वो भी सौर सैनी से प्रभावित है। ठीक है। उसके बाद नहीं, प्रभावित जो है वो सिर्फ पंजाबी है, और ब्राह्मण में सिंधी भी आती है। ठीक है, तो पंजाबी और सिंधी, पंजाब और सिंध दोनों पड़ोसी तो हैं, तो याद रखेंगे ब्राह्मण, और महाराष्ट्र का मराठी। ठीक है ना, याद रहेगा। अब इनको आप चाहें तो फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 कहाँ चला गया, हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 भाषाएं हो चुकी हैं आमतौर पे, लेकिन इसके भेद जो है 6 भागों में टूटा हुआ है। याद रखेंगे, 1-2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बना बहुत बार है, ये पूरा टेबल जो है याद रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे, अपभ्रंश कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम अवहट्ट की ओर आएंगे। ठीक है ना, क्रम दिमाग में रहना चाहिए। अवहट्ट, अपभ्रष्ट, कई बार इसे हाँ शब्द का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। भाई अपभ्रंश तो हुआ, देखिए प्राकृत का अपभ्रंश तो अपभ्रंश था, मतलब प्राकृत का टूटा बिखरा हुआ या परिवर्तित हुआ रूप अपभ्रंश था। अपभ्रंश का भी टूटा या बिखरा हुआ या परिवर्तित हुआ रूप अवहट्ट हो जाएगा, मतलब चीज़ें बदलती रह रही है ना, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपभ्रंश का अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं, अवहट्ट को। इसे हम परवर्ती अपभ्रंश, परवर्ती मतलब उसके बाद आने वाला है ना, पूर्ववर्ती एक होता है और एक होता है परवर्ती। जिससे हम लोग जब नदियाँ पढ़ते हैं तो कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, है ना, तो जो हिमालय से पहले बन गई हो वो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। 3 ही नदियाँ होती हैं, कौन कौन सी हैं, सिंधु, सतलज और है नहीं ब्रह्मपुत्र। याद रखने का तरीका यही कि जो मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, बस चलो छोड़ो, वो उस पर चर्चा नहीं कर रहे हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। अवहट्ट जो है अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है ना, बीच की एक कड़ी है। ठीक है, जो अवहट्ट है। तो भाई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो शुरू होंगी, मतलब जो हिंदी शुरू हो जाएगी और अपभ्रंश, उसके बीच की कुछ तो कड़ी रही होगी ना, वही है अवहट्ट। हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होता है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक था, ये लोग हम लोग पहले देखे थे। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक हुआ था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन 1100 ईस्वी तक ही रहा। ठीक है ना, कितना, 200 साल तक। अब देखिए इसके जो हाँ इसमें जो लेखक कवि दिखते हैं, अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आदि रचनाकारों ने अपनी भाषाओं को अवहट्ट या अवहट्ठ कहा। ठीक है, विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं। देसिल बयाना सब जन मीठा, है ना, देसिल बयाना सब जन मीठा।
से तैसन जम्पेओ अवहट्ठा, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्ठा कहा जाता है। ठीक है। प्रमुख रचनाकारों में देखें तो हाँ नहीं अधहमार है ना, जिसे हम अब्दुल रहमान कहते हैं। शनह ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस देख जरूर लीजिए। हाँ, शनह रायस रासय संदेश रासक, फिर दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिश्वर ठाकुर की क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वर्ण रत्नाकर, विद्यापति का जरूर पूछेगा, कीर्तिलता है ना, विद्यापति की कीर्तिलता और ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। रोड कवि जो है ये पूछा है, रोड कवि का क्वेश्चन आया है, हाँ प्रीवियस से मैं देखा हूँ, राउलवेल। ठीक है, रोड कवि, ये सब किस में है, ये आते हैं अवहट्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन या पुरानी हिंदी, अब चूंकि अवहट्ट के बाद अब हिंदी में आ चुके हैं, सीक्वेंस से हम लोग चलते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसको यही रखा जाए। ठीक है, प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी भी कहते हैं, आदिकालीन हिंदी भी कहते हैं, है ना, याद रहेगा ना। मध्य देशी भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे ज़्यादा है ना। किसकी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट्ट के बाद वाली जो भाषा होगी, हम टाइम ड्यूरेशन भी देखे थे, है ना। तो चूंकि अवहट्ट कब खत्म हो जाएगा, 1100 में, 1100 के बाद फिर से मैं बताऊं प्राचीन वाली कब थी, 1100 से 1400। हाँ, प्राचीन हिंदी जो है थी 1100 से 1400, उसके उपरांत मध्य वाली हिंदी 1400 से 1850। हाँ 1400 से 1850, चलो याद रह रहा है। उसके बाद 1850 से आधुनिक जो है चलती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये अवहट्ट से पहले की थी, जो 900 से 1100 था अवहट्ट। तो आगे हम बात करेंगे, हिंदी आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है, ये सेंटेंस से क्वेश्चन आएगा। हिंदी का जो है आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। ठीक है, यह जो है, हाँ, यह वह काल था जब अपभ्रंश अवहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। हिंदी की बोलियों से के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे, तो संक्रमणकालीन होता ही होता है। टाइम हो गया क्या, चलिए अच्छा, अभी इसको एक किसी जगह पे, चूँकि लंबा टॉपिक है तो बहुत बड़े से एक साथ इसको अगर कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और देख लेते हैं कहाँ तक चर्चा करना चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा सर जी। मध्यकालीन हिंदी तक आ जाते हैं। ठीक है, प्राचीन चल रही थी, प्राचीन चली रही थी ना, तो उसको काहे बीच में छोड़ दें यार। बस यही से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हाँ, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिमी में, उत्तर पश्चिम मतलब भारत का मैप आपको ध्यान रहना चाहिए, उत्तर पश्चिम मतलब हाँ ऊपर के हिस्से में और ये वाला हिस्सा, यानी कि अगर वर्तमान में बात करें उस समय भारत अलग हुआ करता था, मतलब उस समय आप देखेंगे तो पाकिस्तान वाला हिस्सा जो, हाँ उधर वाला हिस्सा, अफगानिस्तान के बाद वाला हिस्सा, उधर से जो प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है, क्योंकि सिंधु नदी तो उधर से गुजरती है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिमी सिंह द्वार से ही भारत आए। ये सिंह द्वार आमतौर पे हम लोग दर्रों के नाम से जानते हैं। हाँ, एक दिन मैं पूछा था कि कौन सा दर्रा, एक तो बोलन दर्रा था जो और नीचे वाले हिस्से से था, और सबसे ज़्यादा जो आते हैं खैबर से, खैबर पख्तूनवा से। हाँ, ऐसे सिंह द्वार ही उस हिंदी में कहते थे। भारत मतलब हिंदी में कहा जाता है, भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ठीक है, अब देखो ये इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, किसने हिंदी और हिंदू कहा, किसने है ना भारतीयों को हिंदू कहा, किसने इंडियन कहा, ये सब। तो कह रहा ईरान यानी कि जो फारसी वाले लोग थे के साथ भारत में बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे, और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे,
क्योंकि वो श को ह प्रोनाउंस करते थे। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू शब्द देने वाले लोग कौन थे, तो हमें पता है फारसी लोग, है ना, यानी ईरान से संबंधित ईरानी लोग या फारसी, है ना, फारस भाषा है, फारस का वो फारसी ही क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। तो वो श को ह कहते थे, तो सिंधु से हिंदू हो गया, स का ह हो गया और ध का द में परिवर्तन हो गया। पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध में कारक प्रत्यय ई लग गया, लगने से शब्द क्या बन गया, हिंदी बन गया। और उसमें जो अब देखिए बना कैसे, सारा जो खेल है एक कियाधारा जो है, हाँ नहीं, ये कियाधारा सिंधु की वजह से कियाधारा फारसियों का है। उन्होंने हिंदी कहा, हिंदी शब्द तो उन्हीं से बना ना, हिंदू उन्हीं से बना है ना, हिंदुस्तान भी उन्हीं से बना, क्योंकि वो प्रोनाउंस गलत कर देते थे। तो अंततः जो है ई लग गया प्रत्यय और अंततः भाषा बन गई हिंदी। हिंदी का अर्थ है हिंद का, है ना, हिंदी का मतलब यही तो है, हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुआ है। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लग गई, ठीक है। तो सिंधु की वजह से सब जो है, लेकिन ठीक है, इतिहासकारों ने तो ये भी तक कहा था कि हिंद के लोगों को या सिंधु के लोगों को ये पता नहीं है कि वो हिंदू हैं, हिंदुओं को यह पता नहीं है कि वो हिंदू है ना, क्योंकि बोलते फारसी लोग थे, है ना। तो ये लोग अपना आर्यव्रत और इन्हीं में भारतवर्ष में बिजी थे। प्रयुक्त बातों से यह निष्कर्ष सामने आती है कि हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। पहले सिंधु, हिंदू शब्द है, शब्द हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं हम लोग, हिंदी भाषा का विकास नहीं देख रहे, हिंदी शब्द की। तो सबसे पहले सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, है ना, हिंदू से बना हिंद, हिंद से ई लग गया तो बन गया हिंदी, और इसका मतलब हो जाता है हिंद का। हिंदी का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी शब्द का मूलतः फारसी है, न कि हिंदी भाषा का। हिंदी शब्द जो है मूलतः कहाँ से है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। यह ऐसे ही जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे, समझ रहे हैं, ये तो बड़ी अतिशयोक्ति हो गई। तो ऐसा ही था ना, इसीलिए इतिहासकारों ने कहा था, लेखक जो थे, तो वही बात होगी भाई, बच्चा आपके घर में पैदा हुआ लेकिन आप नामकरण नहीं किए, पड़ोसी आके नामकरण किया, तो होता है कई बार। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी जो थे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश करने लगे, ठीक है। जैसे हिन, हनन करने वाला, दुष्ट, तो हिंदी अर्थ हिंदू अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला, जो जाओ देख लो, जो अब इन्होंने ये बताने की कोशिश की जो हिंदू है वो जो दुष्टों का हनन करेगा। सोचिए लिखने वालों ने, अब अभी आप जो हिंदू बच्चे हैं वो एकदम से फूल जाएंगे, अरे देखो, है कि नहीं। तो हिंदी के जो लेखक रहे उन्होंने कहा कि हिन का अर्थ होता है हनन करना और दू का अर्थ होता है दुष्ट, तो दुष्टों का हनन करना, तो हिंदू का मतलब होता है दुष्टों का हनन करने वाला। हिंदू और उन लोगों की भाषा हिंदी, हिन यानी हिनो का मतलब, हिन मतलब होता है हिनो मतलब फिर दुखियारों का, और दू का मतलब क्या, दलन, तो हिंदू अर्थात हीनों का दलन करने वाला। फिर से वही बात है, हिंदू और उनकी भाषा हिंदी। तो कुल मिला के घुमा फिरा के कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, हिंदी जो उत्पत्ति हुई ना ये हमारे यहाँ से हुई है ना। उसमें लिखा गया है ना कि कुछ जो है कट्टर हिंदूवादी, हिंदू प्रेमी लोग कोशिश किए कि ये हिंदी जो शब्द है वो हमारे यहाँ से ही है, लेकिन मूलतः वो है फारसी, ठीक है ना। तो चूँकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम अनुमान अधिक है, इसलिए सामान्यतः इसे स्वीकार नहीं किया गया है ना। और अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, फिर इसको विराम दिया जाए। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी, पहली बात तो ये है ना,
तो हिंदी शब्द जो है, पहली बात तो हिंदी, फिर वो हिंदू कहने लगे, हिंद देश के निवासी जो है हिंदू हो गए। तो हिंद शब्द का अर्थ दो है, तो जिसमें हिंद देश के निवासी यथा हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, है ना। ये किसने कहा था? इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल, पता ना। तो हिंद है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा। और हिंद की भाषा, ठीक। हाँ, यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, अब क्या कहता है? भारतवासी, हिंदुस्तानी, ये सब कहने लगे हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं, जानते ही हैं। कम से कम 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते लिखते हैं, और बाकी बोलियां तो अनगिनत हैं, है ना। तो बेशक यह सभी हिंदी भाषाएं, यानी कि हिंद की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। उन्हें हम पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इसलिए हिंद के इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख रचनाकारों को देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा, यानी अगले क्लास में। प्रमुख रचनाकार, हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, उनमें आज के हिंदी प्रदेश यानी कि क्षेत्र जो है, कम से कम 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। तो 17 बोलियां थी ही, 5 उपभाषाएं थी हिंदी में। तो बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली की आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखेंगे, 5 उपभाषाएं और 17 जो बोलियां हैं। ब्रजभाषा, प्राचीन हिंदी के काल में ब्रजभाषा अपभ्रंश अवहट्ट से ही जीवन रस लेती है। जीवन रस लेती है मतलब वो अपभ्रंश और अवहट्ट से ही बनी है, पनपी है। कौन? ब्रजभाषा, क्योंकि वो पुरानी प्राचीन हिंदी में ही आने की उसकी संभावना बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद वही बना था। अपभ्रंश अवहट्ट की रचनाओं में ब्रजभाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र है ना, 1354 ईस्वी का है। ये ध्यान रखेंगे। प्रद्युम्न चरित्र जो है, ये महाभारत के प्रद्युम्न वाली बात है। तो प्रद्युम्न चरित्र जो है, ये रचना रही थी सुधीर अग्रवाल जी की, जिसमें हम अंश देख पाते हैं ब्रजभाषा का, ठीक है। और इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, हाँ, बस इतना ही आज कवर करने वाले हैं हम लोग। अवधि तो जानते ही हैं। अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन है या लोर कहा, ठीक है, 1317 में। ध्यान रखेंगे कि अवधि भाषा की पहली रचना कौन सी थी? चंदायन, और मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना की थी, है ना, या लोर कहा, 1370 ईस्वी में माना जाता है। इसके उपरांत अवधि भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया, है ना। हम बाद में देखते हैं अवधि भाषा में बहुत सारी चीज़ें देखी गई, है ना, जिसमें रामचरित मानस भी है, ठीक है। खड़ी बोली की बात करते हैं। खड़ी बोली आमतौर पे प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली की आरंभ प्रयोगों से उसके आदि स्वरूप यानी बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप जो है सरहपा आदि सिद्धों, गोरखनाथ जानते ही हैं, बाबा गोरखनाथ जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, है ना। सरहपा, गोरखनाथ, जो अन्य जो नाथ लोग रहे, अमीर खुसरो नाम सुने हैं, जैसे सूफियों जयदेव, नामदेव, ठीक है। खड़ी बोली, हाँ, खड़ी बोली अभी मैं बताऊंगा किस क्षेत्र में बात करेंगे। कई भाषाओं को एक ही मिला बोलते हैं। नहीं, खड़ी बोली में, अरे पश्चिमी यूपी जो देख रहे हैं ना, वो लगभग खड़ी बोलियां उधर बोली जाती हैं, है ना। पश्चिमी और थोड़ी सी अभी मिलेगा, सब इसमें है। सभी बोलियां, सभी भाषाएं कैसे बोली जाती हैं, सारी चीज़ें इसमें, तो उसकी चिंता ना करो, सब क्लियर हो जाएगा, समझ रहे ना। क्षेत्रवार भी हम लोग देखेंगे। हाँ, कुछ उस तरीके से, समझ रहे हो ना। आप लोग बोलते हैं पश्चिमी हिंदी से, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें और परिवर्तन होगा, थोड़ा विकार उत्पन्न हो तो खड़ी बोली आ जाएगी।
जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाएं उपलब्ध हैं। इन रचनाकारों में अपभ्रंश अवहट से निकलती हुई खड़ी बोली को स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे कल ध्यान रखेंगे आप लोग, कल मध्यकालीन हिंदी से चर्चा करेंगे। यानी कि अभी तक हम लोग किस टाइम ड्यूरेशन तक देख चुके हैं? अभी तक टाइम ड्यूरेशन तक मैं कह रहा हूँ, अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो 1500 ईसा पूर्व से मध्यकालीन शुरू होगा ना। 1100 सुनो संस्कृत से शुरू करके मैं बता रहा हूँ ना, 1400 तक। अब इसके बाद मध्यकालीन शुरू होगा 1400 से लेकर अब तक, है ना। फिर मध्य, क्योंकि 1850, फिर 1850 से अब तक, तो यहाँ तक हम लोग ईस्वी तक देख चुके। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के। अरे यार, वो मैं अवहट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। हाँ, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, वहाँ से मैं लेके बात कर रहा हूँ। 1500 ईसा पूर्व बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कल चर्चा करेंगे। मज़ा आ रहा है ना? और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। बहुत आसान है, 1-2 बार आप लोग देख लेंगे वीडियोस। ठीक है, चलो अब ज़्यादा बात नहीं करो। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।